ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज आलम बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ। गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में हमने तहरीक इंसाफ की विक्ट्री का जिक्र किया था और ये तकाजा किया था कि इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए किसी मुत्तफ़िका तारीख का, जो कि इमरान खान का मरकज़ी मुतालबा है। लेकिन आज इत्तेहादी जमातों ने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इजलास किया और मुत्तफ़िका तौर पे रद्द किया है इस मुतालबे को क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात के, और उन्होंने कहा है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे और असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। लेकिन ये जो सारा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मुश्किल मखमसे का शिकार है PDM और जो मखलूत हुकूमत है। इन्होंने जो हुकूमत ली वो इस बुनियाद पे ली कि हम हालात को मईशत के संभाल सकेंगे और संभाल कर फिर वोटर्स के पास जा सकेंगे। इससे कबल जब इमरान खान ने धमकी दी थी कि वो 26 तारीख तक लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने धमकी दी थी कि हुकूमत ने अगर शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा न दिया तो वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। उस धमकी की वजह से ये हुआ कि जैसे कि अब ये आप बात खुल के सामने आ गई है। मुझे भी इसकी खबर थी, लेकिन मैंने इसका इजहार न करने का एक अहद किया हुआ था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और वो तकरीर लिखी भी गई थी कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन जो ही इमरान खान ने धमकी दी, अल्टीमेटम दिया, तो वो फैसला वापस ले लिया गया कि ये फिर लगेगा कि हमने कमज़ोरी की हालत में इमरान खान के आगे हथियार डाल दिए हैं। अभी भी यही हुआ है कि ये जो 20 हलकों का इंतखाब हुआ है, इसमें मुस्लिम लीग असल में जो कामयाबी जो हासिल हुई है इमरान खान को 15 नशिस्तों पे, ये वो 20 नशिस्तें थी जहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ पिछले इलेक्शन में हार गई थी और 7 हलकों में इनके पास उम्मीदवार भी नहीं थे। अब तो लिहाजा मुस्लिम लीग एन को फ़ायदा ही हुआ है 5 नशिस्तों का, उसके वोट भी बढ़े हैं। इमरान खान के वोट भी बहुत बड़े हैं, तकरीबन 49% तक चले गए हैं, 47 या 48% तक चले गए। मैंने इसके फिगर्स कल दी थी एग्जैक्टली। तो लिहाजा इमरान खान के लिए ये बड़ा मौका था कि इस विक्ट्री के साथ वो फौरी तौर पर जाते ऑफेंसिव पे और इंतखाबात का मुतालबा करते। लेकिन इमरान खान की तरफ से किसी और लचक का मुजाहरा नहीं किया गया। बस बदस्तूर उन्होंने इंतखाबात जीतने के बाद जो तकरीर की विक्ट्री स्पीच, उन्होंने सब पे इल्ज़ाम लगाए और कहा कि उनकी कोशिशों के बावजूद, धांधली की कोशिशों के बावजूद, मुखालफत के बावजूद वो कामयाब रहे और उन्होंने उन्हें जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। तो इसके बाद पोजीशन टफन हो गई है, सख्त हो गई है। लेकिन ये जो सारा इत्तेहादी जमातों का और मखलूत हुकूमत का खेल था, ये फ़कत इस बुनियाद पे मबनी था कि हुकूमत के इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए थे। उसकी वजूहात कुछ और थी उनके छोड़ने की, कुछ तो वाकई गैर मुतमईन भी थे और कुछ के मुतालबात माने नहीं जा रहे थे। लिहाजा वो छोड़कर PDM और पीपल्स पार्टी के साथ आ गए और ये फिर ये एक अक्सरियत बन गई 2 वोट के साथ, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के भी 2 वोट शामिल हैं और खुद चौधरी खानदान तकसीम हो गया। हालांकि चौधरी परवेज इलाही ने ये तय कर लिया था और लड्डू भी खा लिए थे कि वो PDM और पीपल्स पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट होंगे पंजाब की वजारत आला के। लेकिन फिर रात को कोई कू हुआ, सियासी कू हुआ। उनके बेटे ने, चौधरी परवेज इलाही के, उन्होंने कुछ अपने बाप को, वालिद साहब को प्रेशराइज किया या परसुएड कर लिया कि वो इमरान खान के साथ जाएंगे और वो उम्मीदवार बन गए असल में तहरीक इंसाफ के। ये वही परवेज इलाही है जिनके बारे में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी तहरीक इंसाफ उन्हें अपना उम्मीदवार बना रही है, जिनके बारे में, परवेज इलाही साहब के बारे में इमरान खान उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। इससे उनके जो अखलाकी प्रोजेक्ट है उस पर काफ़ी लोग लहरे हो रही है कि ये किस तरह की तहरीक इंसाफ की सियासत है कि जिसमें वो, जिसे सबसे बदतरीन आदमी समझते थे, अब वो लीडर है। और तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद कोई तहरीक इंसाफ का बंदा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। असल में ये जो पंजाब का सारा क्राइसिस है, इसमें मरकजी किरदार चौधरी परवेज इलाही का है। अगर चौधरी परवेज इलाही PDM को डिच न करते, न छोड़ते और जरदारी साहब से वादा किया न तोड़ते,
तो फिर पंजाब में बहरान नहीं होना था। अब चौधरी परवेज इलाही की क्यू लीग और पीटीआई के नंबर मिलाकर जो कुल अक्सरियत के निस्फ है उससे 2 ज्यादा हैं, यानी उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो बआसानी चीफ मिनिस्टर मुत्तफिक इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब हिल गया, क्योंकि जब मरकज में अदम एतमाद आया तो उसके लिए लाजमी था कि पंजाब में भी अदम एतमाद किया जाता और यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की और इत्तेहादियों की हुकूमत आती। लेकिन उसमें बड़ी रुकावट ये थी कि इनके पास अक्सरियत नहीं थी, यानी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के पास। लिहाजा वो 20-25 लोग बागी हो गए, मुनहरिफ हो गए, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया और उनकी 20 सीटों पर फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 15 पीटीआई ने जीत ली हैं और 5 मुस्लिम लीग नवाज के खाते में भी आ गई हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद। अब मामला क्या है कि अब जो फैसला किया गया है कि हम डटेंगे, तो उसमें पंजाब को अपने पास रखे बगैर अब इत्तेहादी हुकूमत मरकज में नहीं चल सकती, ये बहुत वल्नरेबल होगी। अब देखना होगा कि चौधरी खानदान क्या करता है। आधा उस तरफ है मरकज में मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और आधा इधर है तहरीक इंसाफ के साथ, यानी परवेज इलाही साहब के साथ। क्या क्यू लीग अपना अपनी पोजीशन बदलेगी या क्यू लीग तकसीम होगी, या फिर वो लोग जो अभी भी बहुत गैर मुतमईन हैं पीटीआई में, और वो काफी हैं, वो सिर्फ 20 लोग नहीं थे या 25 लोग नहीं थे, वो कोई 35-40 के करीब लोग थे। उनमें से कुछ वो भी हैं जो जाहिर है कि अब पीटीआई की कामयाबी देखकर अब पीटीआई छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान उन्हें टिकट देने वाले नहीं हैं, लिहाजा उनका पीटीआई में अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनके बारे में कहा जा रहा है, हमारे जराए से हमें पता लगा है कि इनमें से कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, इजलास में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो 63A का जो जो बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगर आप वोट डालेंगे भी तो वो शुमार नहीं होगा, तो लिहाजा उनके पास चाराकार नहीं रहेगा कि वो गैर हाजिर हो जाए। लिहाजा ये जो गैर हाजिरी वाली बात है, बीमार भी हो सकते हैं, उनके यहाँ कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी वो कर सकते हैं, कुछ बहाना वो लगा सकते हैं और वो असेंबली में ना जाए। जो लेकिन जो 22 तारीख को जो वोट पड़ना है वो होगा जो मौजूद मेंबर हैं उनमें अक्सरियत किसकी है। अगर कोई 50% के मार्क से ऊपर न गया तो दोबारा वोटिंग होगी, जिसके ज्यादा वोट होंगे, जिसकी अक्सरियत ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। अगर पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमात क्यू लीग के 5-7 लोग इधर उधर हो गए, जिसका इशारा राना सनाउल्लाह ने भी किया है कि 5 बंदे गायब भी हो सकते हैं, वो ना जाएं, तो फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर है कि हमजा शहबाज फिर से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत खौफनाक काम होगा, ये जमहूरी तकाज़ों और असूलों और अच्छी रवायात के बरक्स होगा। इससे काफ़ी लहदे होगी और काफ़ी मजम्मत भी होगी इसकी कि आपने असल में अक्सरियत को अकलियत में फिर बदल दिया गैर पार्लिमानी तरीके इख्तियार करके। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन होगा, लेकिन मजबूरी बन गई है, बड़ा मखमसा है इत्तेहादियों का और इस शहबाज शरीफ हुकूमत का कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली, उसका सारा बोझ उन पर पड़ गया, महंगाई का सारा मलबा उन पर आ गया। उनकी तमाम तर कोशिशों और IMF से माहदे स्टाफ की सतह पे होने के बावजूद भी आज डॉलर 222 रुपए 224 रुपए पे नहीं मिल रहा। मैंने कल कहा था कि ये 250 रुपए तक भी जा सकता है, इकोनॉमी क्लैप कर सकती है। मैंने ये भी कहा था, फोरकास्ट की थी कि अगर अदम इस्तेकाम आया तो फिर मईशत नहीं संभलेगी, और मईशत अब माशी कवानीन के ताबे भी नहीं रही और वो नहीं संभल पा रही। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें सियासी मईशत का कुछ नहीं पता, वो शिकागो स्कूल से पढ़कर आए हैं, वो सिर्फ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स जानते हैं, उन्हें सिर्फ फिस्कल मैनेजमेंट आती है, उन्हें हकीकी मईशत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बड़े IMF के बहुत दिलदादा हैं और उसी के फार्मूला जो दुनिया भर में कहीं कामयाब नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी कभी तकमील तक नहीं पहुंचा, उसके बड़े कायल हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया, उनकी आप अंदाज लगाएं, वो एक सियासी जमात के लीडर हैं और उसके फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, गो के मेंबर पार्लियामेंट नहीं है अभी तक और हार गए थे। वो कहते हैं ठीक है, भाड़ में जाए इलेक्शन, 5 साल हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे,
ये बात मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज के गले से नहीं उतरने वाली। सियासतदान फैसले करते हैं सियासत की रोशनी में, और दुनिया में कहा जाता है मईशत की क़यादत सियासत करती है। पॉलिटिक्स लीड्स द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स डिटरमिन्स द पॉलिटिक्स। ये दो तरफा बात है। बुनियादी बात क्या है कि सियासत लीड करती है। अगर आप ज़लील ख़ार हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और श्रीलंका का समा बन जाएगा माशी बदहाली के हाथों, तो फिर जाहिर है कि आप की सियासत भी चली जाएगी। और अगर आप सियासी बहरान बढ़ाएंगे तब भी माशी मीशत नहीं संभलेगी। अब इमरान खान तुले बैठे हैं सियासी बहरान को और सियासी दबाव को। वो चौथे और पांचवें गियर में अपनी गाड़ी चलाकर दबाव बढ़ाने की तरफ जाएंगे। वो मुमकिन है एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, फिर वो हंगामा राय की तरफ चले जाए, तो उससे मार्केट को बड़ा खौफनाक सिग्नल जा रहा है। अब मईशत सियासत से टकराव में खड़ी है और सियासत मईशत से टकराव में खड़ी है। तो लिहाजा ये जो मकबसा था कि अगर हम सख्त फैसले करेंगे ये हुकूमत, तो फिर सियासी कीमत देनी पड़ेगी। सियासी कीमत उन्होंने दे दी सूबाई ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के। अब वो मजीद कीमत भी देंगे मजीद सख्त फैसले करके, लेकिन साथ ये चाहेंगे कि उनकी मुद्दत पूरी हो ताकि वो फिर कोई इस्तेकाम पैदा करके लोगों को कुछ सख्त बेल्ट टाइटनिंग के बाद कुछ सियासी रिलीफ भी दे सके। वरना ये तो खुदकुशी का रास्ता है जो अख्तियार करेंगे। लेकिन उनके सामने तकाजा कौमी भी है। काश उनका बयानिया ये होता कि हम तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया होने से बचाने के लिए मैदान में आए हैं, हमें सियासत की मौका परस्ती या मफाद से गरज नहीं है। इनका बयानिया ये होना चाहिए था। ये पता नहीं वो फरा बीबी और फला बीबी और वो हाजन बीबी और वो पीरनी बीबी उसके चक्कर में उस बयानी में पड़ गए। ये इन्होंने चाहा कि जिस तरह इन पर इमरान खान करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, हम जवाबी इल्ज़ाम लगा के हिसाब बराबर करते हैं। लेकिन इमरान खान का बयानिया जो था वो बड़ा पॉपुलर था, अमेरिका दुश्मनी के हवाले से, साजिश के हवाले से, गो कि उसमें से हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी थी। लेकिन वो बयानिया चल गया था और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये इजाफा बरकरार भी रहे। तो लिहाजा इस वक्त इंतखाबात कराना, मैंने तो कहा था इसका कि अब चला जाया जाए फौरी इंतखाबात की तरफ, क्योंकि मुझे इसके अलावा सियासी बहरान का हल नज़र नहीं आता था। लेकिन अब PDM की पार्टीज़ ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है कि वो इंतखाबात नहीं कराएंगे, वक्त पे कराएंगे, इस्लाहात के बाद कराएंगे और मईशत को संभालने के बाद करवाएंगे, ताकि वो अवाम में जाके कुछ अपना सियासी केस पेश कर सकें। मैं कह रहा था कि जो मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह मिसहैंडल किया है इस सारे क्राइसिस को, उन्होंने बहुत शुरू में ये सारा माहिदा क्यों ना किया, सारी शराइत कबूल क्यों ना की, और माहिदा अभी तक अगस्त के आखिर तक जाके कहीं पैसे मिलेंगे, उससे क्या हुआ, मंडी पे एतमाद नहीं हुआ, मंडी में का एतमाद बहाल नहीं हुआ। ये जो डॉलर के सामने जो रुपया गिर रहा है, इसमें प्राइवेट बैंक शामिल हैं, खूब माल बना रहे हैं। इसमें हमारी बहुत छोटी है ये फॉरेन एक्सचेंज की जो ब्लैक मार्केट है, ये ओपन मार्केट जिसे कहा जाता है, वो को 30 बिलियन की है। इसमें बड़ा जो रोल है वो प्राइवेट बैंकों का है, जो बहुत पैसा बना रहे हैं। जब से स्टेट बैंक से हुकूमत की इमदादी रकम या कर्जा का सिलसिला बंद हुआ है IMF की शराइत के तहत, अब हुकूमत जो है बड़ी हायर शराइत पे कर्ज लेती है, आला शरह सूद से प्राइवेट बैंकों से कर्ज लेती है, और प्राइवेट बैंक कम शरह से स्टेट बैंक से पैसे लेते हैं। ये अजीब तमाशा इस मुल्क में बैंकों के हवाले से चल रहा है, बैंकों की माफिया है। उन्होंने, और वो जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और वो जो लोग मसनूई कहत बनाकर डॉलर का रुपए को गिरा रहे हैं, इन लोगों को पकड़ना चाहिए। इनके बारे में इंतजामी कार्रवाई भी होनी चाहिए और बैंकों को भी टाइटन करना चाहिए, और नया स्टेट बैंक का गवर्नर भी लगाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है। खूब माल बनाया जा रहा है, जिन्होंने डॉलर होल्ड किया हुआ था, जमा किया हुआ था। एक्सपोर्टर्स भी जो है अब माल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, देख रहे हैं कि अच्छा रुपया और गिरेगा तो उन्हें इन रिटर्न एक्सपोर्ट के बदले ज़्यादा रुपया मिलेगा। इंपोर्टर्स जो हैं वो भी एलसीज खोलने में डिले कर रहे हैं कि पॉलिसी क्लियर नहीं है। कहा गया था कि जी हम जो गैर जरूरी अशिया हैं और अय्याशी की लग्जरी गुड्स हैं ये बंद कर देंगे, लेकिन वो फिर खोल दी गई, फिर वो शुरू हो गई। ये क्या तमाशा है? आपको कम से कम 20% इम्पोर्ट्स बंद करनी चाहिए, ख़ास तौर पर गैर जरूरी अशिया, गैर सनती अशिया और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप उनके सिवा बाकी सारी इम्पोर्ट्स, कारें वारें, फ्रिज और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ये सब बंद कर दें। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ही नहीं है।
दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सपोर्टर्स रुक के बैठ गए हैं, इन्हें एक्सपोर्ट करने की तरफ इंसेंटिव देना चाहिए। तीसरी बात, ये जो रेंट कमा रहे हैं, किराया कमा रहे हैं, माल बना रहे हैं, जो डॉलर के हवाले से करेंसी के कारोबार में, इन लोगों को टाइटन करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और इन्हें सख्ती से पेश आना चाहिए, वरना ये रुपया 250 तक गिर जाएगा। मजीद बात यह है कि अगर IMF के प्रोग्राम में अभी क्या देर है, अब इस बात मसले को एक्सपीडाइट होना चाहिए था इसके हवाले से, लेकिन अब मामला यह है कि IMF का अपना एक स्केड्यूल है। कुछ इशारे पॉजिटिव मिले थे, लेकिन जिस तरह का सियासी बहरान पैदा हुआ है और इमरान खान उसमें खूब हर नए दिन आग लगाते चले जा रहे हैं, तो लगता यह है कि वो मामला भी खटाई में पड़ सकता है। और इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं, और मैं असद उमर का बयान में पढ़कर बहुत मुझे अफसोस हुआ कि वो कह रहे हैं कि नौबत जो है वो लगता ही है कि वो पाकिस्तान के श्रीलंका बनने के इंतजार में है। उनका क्या ख्याल है कि जैसे वो किलों पर हमलावर होंगे तहरीक इंसाफ, उन्हें ये मालूम नहीं अगर पाकिस्तान से बन गया श्रीलंका तो किसी की खैर नहीं, किसी की बचत नहीं होगी, और न जाने क्या हो और उसमें से क्या निकल कर आए, और ये सियासतदान हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बहुत सख्त चौराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान को अपनी मीशत को संभालने की ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कम से कम ये कंसेशन देना चाहिए कि वो असम्बली में जाने के तैयार हों। जब वो पंजाब की सूबाई असम्बली में और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, तो कौमी असम्बली में वो क्यों वापस नहीं आ रहे? शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अभी तक ये मामला ज़ेर गौर नहीं आया है, और अभी तक हमने फैसला नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि फैसला कर सकते हैं, अभी नहीं ज़ेर गौर आया, लेकिन अगर इतनी गैर बेलचक रहे तो फिर जाहिर है कि अगले इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय या उस इंतखाबात की तारीख पे इत्तफाक राय कैसे हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर मिफ्ता इस्माइल को तब्दील कर देना चाहिए और इसहाक डार साहब को दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो आएँ और इस जिम्मेदारी संभालें। हमने देखा कि इसहाक डार साहब को काफ़ी पाकिस्तान की मईशत के माली उमूर के हवाले से काफ़ी वो मशाक हैं, काफ़ी तजुर्बाकार हैं। एक गैर तजुर्बाकार ग्रेजुएट को उठा के आपने बिठा दिया है जिसे ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का पता है और जो जिसे ना केंद्रीय इकोनॉमिक्स का पता है, जो सिर्फ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का और IMF के फार्मूले के इश्क में मुब्तला है। और वो वही बात कह सकता है कि जहन्नम में जाए इलेक्शन नाकाम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया गया है PDM का, इससे सियासी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और इससे जो मकबसा है PDM का वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। PDM के लिए बड़ा मुश्किल है, एक पहाड़ खड़ा है मीशत की बहाली का उनके सामने, उसे हल करते करते वो अवाम में मज़ीद गैर पॉपुलर होंगे, और जाहिर है जब वो ज़्यादा गैर पॉपुलर होंगे तो फिर उनके लिए इलेक्शन में फौरी जाना भी मुश्किल होगा। तो लिहाजा ये मकबसा रहेगा, इससे सियासत भी इंतशार का शिकार रहेगी और मईशत भी डामाडोल रहेगी। आज लगता यह है कि जो मईशत के असूल हैं उनके बारे में एक मुफक्कर ने कहा था, एक बड़े ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने, कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स विच आर नॉट नेसेसरीली मे वर्क और नॉट, के माशी असूल ऐसे हैं कि कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते। आज तमाम दुनिया में सरमायादाराना बहरान है, तमाम दुनिया में कसाद बदारी है, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में अब इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। अब शायद कुछ अगस्त में ये हो कि तेल की कीमतें मज़ीद कम हो जाएं, गैस की कीमतें कम हो जाए, शायद उससे हमारी पेट्रोल और गैस की कीमतें हम कर पाएंगे और इसका फ़ायदा आवाम को, कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। साथ ही हुकूमत को चाहिए कि जो राशन प्रोग्राम था, और मैं डॉक्टर सानिया की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो एहसास राशन प्रोग्राम था उसमें बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा था, उसे बहाल कर देना चाहिए। भले आप उसका नाम वो रखें ना रखें, बेहतर है कि वो रहे, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास राशन को आप बहाल कर दें, क्योंकि उससे गरीब लोगों को महंगाई से कुछ सहूलत मिल रही थी। इसी तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये जो पेट्रोल के हवाले से और डीजल और पेट्रोल के हवाले से जो सब्सिडी दी गई है, इसे बढ़ाना चाहिए। कम से कम जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल वालों का बड़ा किरदार था इस इलेक्शन में PTI की कामयाबी में, क्योंकि इतना महंगा तेल खरीदना अब आम गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा तेल की कीमतें भी कमी करनी चाहिए और ये जो फैसिलिटी बनाई गई थी इसे बढ़ाना चाहिए, और तमाम मोटरसाइकिल वालों के साथ सबका डेटा मौजूद है। ये चंद दिन में ये मामला नादरा
निपटा सकता है, कि उन तक राशन हो सकता है, तेल दुनिया में किया जाता है, आप उनके लिए कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बड़ा कठिन वक्त मरला है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि फिर से जाना चाहिए वापस बयानिए पे। आज अच्छी बातें की हैं, कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब इमरान खान भी ये बात इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, और फवाद चौधरी ने भी दिया है। लेकिन उनके एक और कलंदर हैं, गुल साहब, वो आज कह रहे हैं कि अच्छा, अगर फौज ने सियासत करनी है तो आइन में लिख दें, हमें मंजूर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तक तहरीक इंसाफ ये तय नहीं कर पा रही कि वो वाकई चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे या उनके साथ उनका साथ दे। उनकी दिली तमन्ना ये है कि उनका साथ दे और इस हुकूमत को गिराने में उनकी मदद करे। मैं समझता हूँ ये गलत होगा। फौज ने सही फैसला किया था कि वो गैर जानबदार थी। इन इलेक्शन में हमें गैर जानबदार नजर आई इस्टेब्लिशमेंट, और ये साफ और शफाफ इलेक्शन थे। और इमरान खान ने जो मुतालबा किया वो नाजायज़ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दे। लेकिन मैंने ये कहा था कल के प्रोग्राम में कि जब एक बड़ी पार्टी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानेगी तो फिर जाहिर है कि इंतखाबी अमल पे सवालात उठ जाएंगे। तो वो भी मेरा ख्याल है जनवरी तक शायद रिटायर हो जाएंगे, और तब तक शायद मुझे इंतखाबात अभी होते नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में ये सियासी हल्ला गुल्ला चलेगा, और कोशिश करनी चाहिए कि सियासी एक्टर सियासी बहरान को पार्लिमानी हदूद में रखें, इसे सड़कों पर न लाएं, और ये कि पार्लियामेंट के अंदर ये मामला तय किए जाएं। अगर ये किया जाएगा तो फिर हम शायद माशी तौर पर भी संभल जाएंगे, और सियासी बहरान भी अपनी हदूद में आ जाएगा। वरना पाकिस्तान के लिए बड़े सवालिया निशानात खड़े होने जा रहे हैं, और अवाम उन सियासतदानों को देखेगी कि जिन्होंने इसकी खराबी में अपना हाथ डाला, जिन्होंने आग में तेल डाला। और इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लग सकता है अगर उन्होंने आइंदा दिनों में अपने कंडक्ट को मॉडरेट न किया। मुझे इजाज़त दीजिए बदलों की नशरियात से, और बदलों की नशरियात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका शुक्रिया।